Okay, Valerie is saying she is ready to discuss the exercises. Okay, what about any other students? जिन्हें भी digestive system से related concept based कोई भी चीज doubtful है या कुछ ऐसा लग रहा है अभी भी नहीं समझ में आया, this is the time, ये doubt session इसलिए रखा है so that you can ask all your questions. So I am giving you the time, take your time, ask your questions. अगर सारे बच्चों का same response है that there is no question, then I will move to the exercise part. मैम Yes. मैम मेरा एक डाउट है जो आपने उस समय बताया था कि कार्बन डेटिंग को लेके जो था ना प्रोसेस, करेक्ट। मैम उसके अंदर कार्बन डेटिंग में हम लोग कोई और आइसोटोप्स क्यों नहीं यूज करते, सिर्फ C14 को ही क्यों यूज करते हैं? हम कार्बन डेटिंग, बिकॉज हम कार्बन, वो डेटिंग जो मीनिंग है वो कार्बन के फॉर्म के एग्जिस्टेंस के ऊपर है। अदरवाइज ऐसे बहुत सारे डेटिंग होते हैं। पहली चीज होती है वो कार्बन रिलेटेड थी, कार्बन डेटिंग यानी आप कार्बन की ट्रेसेस डिटेक्ट कर रहे हो कि कार्बन कैसे डिग्रेड होता है और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है इनटू अदर काइंड ऑफ आइसोटोप्स। तो जितना पर्टिकुलर अमाउंट जो भी फॉसिल का, किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी रॉक का जो भी अमाउंट आपने यूज किया है उसमें जितना कार्बन मिलेगा उससे आप टाइम पीरियड निकालोगे। दूसरा होता है रेडियो एक्टिव डेटिंग। रेडियो एक्टिव में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हम यूज करते हैं। रेडियो एक्टिव डेटिंग में जो मेन एलिमेंट है यूज करने के लिए दैट इज द यूरेनियम। और यूरेनियम खुद को किसमें कन्वर्ट करता है थ्रू आउट द टाइम? आई हैव टोल्ड यू, लेड में, राइट? तो अगर वो लेड में खुद को डिग्रेड कर रहा है थ्रू आउट द टाइम, तो सेम आपको एक अमाउंट, एक सैंपल लेना है। उस सैंपल में जितना भी यूरेनियम या लेड आपको मिलेगा उससे आप पता कर पाओगे कि कितना यूरेनियम ट्रांसफॉर्म हो चुका है और कितना टाइम लगा उसे ट्रांसफॉर्म होने में। तो हाफ लाइफ, इसी से डेटिंग से ही एक कॉन्सेप्ट निकला था हाफ लाइफ का। आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड्स। आप लोग मुझसे बेटर फिजिक्स और मैथ में ज्यादा बेटर हो मुझसे, ऐसा मुझे मेरा मानना है। आप लोगों को वो नॉलेज है जो मुझे है भी नहीं। तो आई थिंक एवरीवन मस्ट हैव हर्ड अबाउट हाफ लाइफ। आप लोगों के सिलेबस में भी होगा, कहीं ना कहीं तो हुआ होगा। ओके, सो दैट इज अबाउट दैट। हाफ लाइफ का मीनिंग ना हम फार्मास्यूटिकल या मेडिसिन फील्ड में भी देखते हैं। आई ऑल्सो कैलकुलेट हाफ लाइफ समटाइम्स, बस फॉर्मूला अलग होता है। तो हम क्यों करते हैं? ताकि मेडिसिन या ड्रग का बॉडी में कितने ट्रेसेस बच गए। नथिंग गोज टू जीरो, ये तो पता है ना सबको। कोई भी चीज एब्सोल्युटली जीरो नहीं होती है। जीरो इज एन आइडियल कंडीशन। जो आइडियल कंडीशन एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, किसी की भी बॉडी में नहीं करता, अर्थ पे, एनवायरमेंट में भी नहीं करता है। तो वो जो जीरो है वो कभी नहीं होता। इसीलिए हाफ लाइफ देखते हैं, ताकि हम ये देख पाए कि वो अमाउंट रिड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा। एक अमाउंट टाइम पीरियड को निकालने के लिए आपको हमेशा हाफ लाइफ की जरूरत पड़ती है। सेम चीज मेडिकल फील्ड में भी होता है। जब पर्सन के अंदर दिए हुए ड्रग को बॉडी से कंप्लीटली बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा, तब जाके आप उस चीज का ड्रग का डोज डिसाइड कर पाते हो। अगर वो चीज को ज्यादा टाइम लग रहा है, सपोज कोई मेडिसिन है उससे ज्यादा टाइम लग रहा है बॉडी से बाहर निकलने में, तो उसका हाफ लाइफ इंक्रीज हुआ। और अगर हाफ लाइफ इंक्रीज हो रहा है, जितना ज्यादा टाइम वो मॉलिक्यूल रहेगा उतना ज्यादा रिएक्ट करता रहेगा, मतलब साइड इफेक्ट्स भी उतने ही होंगे। इसीलिए कुछ स्ट्रॉन्ग ड्रग्स जो होते हैं उनका जो अमाउंट होता है वो काफी कम होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, उसके हिसाब से उसका रिकमेंडेशन होता है। तो ये जो आप कार्बन डेटिंग कह रहे हो, तो अनदर एलिमेंट इज यूरेनियम। सो कार्बन, यूरेनियम या और भी यूरेनियम के अलावा कोई और रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है, आई थिंक एवरीवन नोज और कौन कौन से हैं, तो उनका भी इस्तेमाल किया जाता है टू एक्चुअली डिटरमाइन द टाइम पीरियड। एंड मैम दूसरा डाउट ये है कि जो बेरीज है, जो जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, रास्पबेरी हो गई, तो मैम ये बेरीज भी कहीं से इवॉल्व हुए हैं क्योंकि सबके स्पीशीज के नाम सेम है, हर एक बेरीज। इवॉल्व इन द सेंस, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट आप कह रहे हो? सारे बेरीज के एंसेस्टर सेम थे ऐसा? हाँ, सारे बेरीज के एंसेस्टर सेम थे। उसके बाद डिफरेंट जियोलॉजिकल एरिया में जा जाके उन्होंने अपने को ब्लूबेरी बना दिया, ब्लैकबेरी बना दिया, सब ऐसे। करेक्ट, करेक्ट, दैट इज वन ऑफ द थिंग। इसमें बस स्ट्रॉबेरी नहीं आता। स्ट्रॉबेरी का नाम स्ट्रॉबेरी इसलिए है बिकॉज इट लुक लाइक बेरी, बट एक्चुअली इट इज नॉट। उसके अलावा जो बाकी बेरीज हैं वो मोस्टली जो मेन जो उनका डिफरेंस हुआ है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशंस। हाँ, यू आर राइट, यहाँ पे ये आप सही हो कि जो ट्रू बेरी इज अ टाइप ऑफ फ्रूट। तो वो जो जितनी भी बेरीज होती हैं, लाइक आप ये मोस्टली ब्लैकबेरी सुनते होंगे, रेस्पबेरी सुनते होंगे, तो ये सारी जो चीजें हैं इनका जो इवोल्यूशन हुआ है वो सेम एंसेस्टर से हुआ है, सेम ग्रुप, जिसको पॉपुलेशन आइसोलेशन बोलते हैं। हमने वो चीज बीटल्स में डिस्कस किया था
कि कुछ बीटल्स हैं, एक सिनेरियो है आपकी मॉड्यूल में है इवोल्यूशन वाले चैप्टर में, तो वो सिनेरियो में क्या था कि पर्टिकुलर बीटल्स एक जैसे दिखते हैं, बट उसका एक ग्रुप अगर किसी और पॉपुलेशन में चला गया या किसी और जियोग्राफिकल एरिया में चला गया, तो वो सब क्या होंगे, दे विल अपीयर डिफरेंट। तो इमेजिन ये पूरा का पूरा पॉपुलेशन है और इनसे एक ग्रुप सेपरेट हो गया, तो अब इनका क्या होगा, क्योंकि सेपरेट हुआ, उसको अलग कंडीशंस मिले, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, सो दे आर गोइंग टू इवॉल्व इन सम अदर वे। तो मे बी उनका कलर चेंज हुआ, उनका साइज चेंज हुआ, उनकी डिपेंडेंसी, उनका फूड टाइप, ये सारी चीजें चेंज हो गई। सो ऐसे ही होता है जब पॉपुलेशन आइसोलेट होता है, उसके एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से उसमें चेंजेस आते हैं। तो मैम ये हॉर्टिकल्चर में ज्यादा यूज किया जाता है ना फिर कि नए नए फ्रूट अगर बनाने होंगे तो? आप कह सकते हो हॉर्टिकल्चर में हो सकता है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर का मेन जो मीनिंग है हॉर्टिकल्चर का, इट मीन्स गार्डन कल्चर। आप स्मॉल अच्छा। स्पेस में, आप सबके घर में हॉर्टिकल्चर होता है, आई थिंक एवरी वन हैज सम काइंड ऑफ प्लांट, सबके घर में हो गई। स्पेशली जो पेरेंट्स हैं, मदर्स हैं, उनको बहुत पसंद है कुछ ना कुछ टाइप के प्लांट्स रखना और स्मॉल किचन गार्डन बना के रखना। तो वो सारी चीजें जो होती हैं अपने गार्डन में या स्मॉल स्पेस में, आप कोई भी क्रॉप, कोई भी प्लांट अगर कल्टीवेट करते हो, उस चीज को हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। सो जो प्लांट बहुत स्मॉल स्पेस में, लिमिटेड न्यूट्रिशन में या लिमिटेड वाटर कंडीशन में रह पाते हैं, उन सबको डेफिनेटली हॉर्टिकल्चर की तरफ हम ज्यादा मूव कर रहे हैं। इससे क्या बचेगा, स्पेस बचेगा, न्यूट्रिशन बचेगा, वेस्टेज ऑफ वाटर बचेगा, और उतने में आप उतना ही प्रोडक्टिविटी ले पाओगे, थोड़ा बहुत स्मार्ट कल्चर करके। एंड मैम वन मोर थिंग, जो कुकुम्बर और वाटरमेलन है, हम्म। तो मैम वो दोनों तो सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, तो फिर उनके साइज में वेरिएशन कैसे आ गया? देखो, सेम स्पीशी से बिलोंग नहीं करते, वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, देयर इज अ हाँ डिफरेंस। यस। उनकी फैमिली जो है दैट इज द समर फ्रूट फैमिली, ठीक है। वो फैमिली के यस। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि उनमें वाटर कंसंट्रेशन 70% से ज्यादा होगा, मोर देन दैट इनफैक्ट, प्लस उनमें फाइबर कंटेंट ज्यादा होगा। दूसरी चीज, उसके अलावा कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू होगी जो वो लिमिटेड होगी, इसीलिए वो समर में उस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, बिकॉज दे आर स्टोरिंग वाटर, और उस पर दूसरे कंज्यूमर्स डिपेंडेंट है। तो इसी तरीके से, जैसे कि जो विंटर फ्रूट्स होते हैं, विंटर फ्रूट्स मोस्टली ड्राई फ्रूट्स होते हैं, लाइक यस अखरोट, मैम। राइट। देन उसके अलावा कैश्यूज हो गए, आलमंड्स हो गए, ये सारे विंटर फ्रूट है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनमें ऑयल कंटेंट ज्यादा होता है, इनमें वाटर होता है क्या, तभी तो हम उनको ड्राई राइट। फ्रूट्स बोल रहे हैं। तो ये सीजन के हिसाब से अलग अलग टाइप के स्टोरेज और वैल्यूज रखने वाले न्यूट्रिशन। सो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, दे बिलोंग टू अ सेम फैमिली, बट दे आर डिफरेंट स्पीशीज। इसका एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए, और अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, ह्यूमन एंड मंकीज, जितने भी प्राइमेट्स हैं, हम सब कुछ एक प्राइमेट फैमिली से बिलोंग करते हैं, प्राइमेट इज गोइंग टू बी आवर फैमिली, बट हम स्पीशीज अलग है। जैसे स्पीशीज लेवल पे हम आ जाते हैं, तो हम वो चीज अलग हो जाते हैं, बिकॉज हम होमोसेपियंस हैं एंड दे आर डिफरेंट। तो तो मैम ये, स्पीशीज हम कंप्लीटली अलग है। मैम जो फिर कोकुम्बर का जो लास्ट वाला पार्ट, सॉरी वाटरमेलन का जो देखो लास्ट वाला स्किन कलर का जो पार्ट होता है, जब उसे टेस्ट करते हैं, तो हम्म। मैम वो कोकुम्बर से मैच करता है, सेम टेस्ट उसका कोकुम्बर से आता है, तो फिर वो कैसे? क्योंकि सेम फैमिली है, तो कोई ना कोई सिमिलैरिटी जरूर होगी, बट स्टिल उनका जो मेन प्रिंसिपल फिजियोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, वो डिफरेंट है। ओके। बट सेम फैमिली में हो, तो सेम फैमिली में होने के नाते कुछ तो चेंज, कुछ तो सिमिलैरिटी रहेगा ना। यस मैम, गॉट इट। ओके। ओके, नाउ 9th स्टैंडर्ड पर्सन, जिनको भी डाउट्स है, कोई डाउट्स है? अभी तक किसी ने एक क्वेश्चन भी मेंशन नहीं किया है रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। Shall I discuss the exercise? Okay, let me share the questions. I don't think आप लोग reply करोगे, so I don't want to waste the time now. Okay, सबको screen दिख रहा है? Yes, ma'am. Okay, चलो. Now take few minutes and you can answer from 1 to 6. आप लोगों को ABCD जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है किसी भी क्वेश्चन नंबर का, start mentioning in the chat. अगर कोई गलत है या कुछ नहीं आ रहा, then we will discuss that. So that will be your little activities. में आपका पूरा एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाएगा और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे.
Okay, Mrunal is saying question number 1 का D option. Aditya also same. Okay, so if you are saying D, so I am highlighting D. Okay, Sanvi is saying question 2A. Okay, Sai is saying question 3A. Okay, Aditya is saying question 3B. चलो, मैं A और B दोनों को ही हाईलाइट कर देती हूँ, बिकॉज वो आपके ऑप्शंस हैं. And don't Google your questions. Honestly, आप रिप्लाई करने की कोशिश करो. Okay, Sanvi saying question 5A. Okay, 6th D part. And 4th is C. Aditya is saying 4th B. Okay, तो मैं B और C दोनों ही हाईलाइट करती हूँ. Let's discuss. जो भी मल्टीपल ऑप्शंस वाले हैं, let's discuss कि वो सही है या नहीं. Okay, 6th का D part. ओके, चलो पहले जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं लाइक 3rd एंड 4th, इसमें 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं. ओके, सो द क्वेश्चन इज सेइंग कि कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. तो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी डिस्कस कर रहे थे, दैट टाइम आई हैव एक्सप्लेन्ड, आई थिंक मल्टीपल टाइम्स ये बात डिस्कस की है कि जो हमारा बकल कैविटी है, यानी हमारा माउथ का ओरल कैविटी और ओपनिंग, उसके इमीडिएटली फेरेंजियल रीजन आता है, यानी फेरिंग्स पार्ट आता है. और फेरिंग्स पार्ट में क्या क्या चीजें, इनसाइड नॉस्ट्रिल जो है, इनर नॉस्ट्रिल, उसकी ओपनिंग होती है. दूसरी चीज, हमारा जो भी ओपनिंग है टुवर्ड्स फूड पाइप, जिसको गलट कहते हैं, यानी ईसोफेगस में जो आगे कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी ओपनिंग होती है. दूसरा, देन ग्लॉटिस. ग्लॉटिस इज द ओपनिंग जहां से ट्रैकिया यानी विंड पाइप की ओपनिंग होगी. तो यानी सारे जितने भी ओपनिंग्स हैं टुवर्ड्स कॉमन पैसेज कह लो कि टुवर्ड्स ईसोफेगस, टुवर्ड्स ट्रैकिया और टुवर्ड्स नेजल पैसेज, जो भी इंटरनल ओपनिंग्स है, उनका कॉमन पॉइंट फेरेंजियल रीजन है. इसीलिए अगर नेजल पार्ट और फेरिंग्स के बारे में बात करते हो तो उसको हम नेजोफेरेंजियल बोलते हैं. अगर ईसोफेगस और फेरिंग्स के बारे में बात करते हो तो ईसोफेरेंजियल बोलते हैं. ठीक है. देन अगर आप ट्रैकिया और फेरिंग्स के बारे में बात करें तो ट्रैकोफेरेंजियल बोलते हैं. तो ऐसे ही नाम डेडिकेट किए गए. हेंस बी इज द राइट आंसर. जिनको भी एनाटॉमिकली डाउट है इन सब चीजों का, देन आप साथ ही साथ डायग्राम भी देखते रहोगे एग्जैक्टली क्या है. क्वेश्चन नंबर 4, बाइल एग्जैक्टली कौन स्टोर करेगा? व्हाट डू यू थिंक? गॉल ब्लैडर. लिवर क्या बनाता है? बाइल जूस प्रोड्यूस करवाता है. गॉल ब्लैडर एंड में स्टोर करके रखता है. इसीलिए जब भी फूड इनटेक होगा, टाइम टू टाइम डाइजेशन के लिए, इनिशियल फैट एमल्सिफिकेशन के लिए थोड़ा सा स्टोरेज में बाइल जूस प्रेजेंट रहता है. जिनको गॉल ब्लैडर नहीं होता, जिनका सर्जिकली रिमूव हो जाता है, उनके डाइजेशन के टाइम पे ऐसा कहा जाता है, दे हैव टू ईट लेस लिपिड बेस्ड फूड. फैट बेस्ड या लिपिड बेस्ड कम खाना चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम पे जब आपको इंस्टिंक्ट्स आएंगे, जब आपका डाइजेशन होगा, जब आप खाओगे, तभी बाइल बनना शुरू होगा. लीवर कैन ओनली क्रिएट बाइल जूस. उनको स्टोर करने के लिए गॉल ब्लैडर की हेल्प लेनी जरूरी होती है. सो आंसर इज सी. रेस्ट ऑफ द आंसर इज करेक्ट. एनी डाउट? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस आप कर सकते हो. ओके, टेक योर टाइम एंड आंसर. 7 to 12.
ओके, साई सेइंग आपको बाइल जूस समझना है। ओके, बाइल जूस मोस्टली आपका सिक्रेटिव या कह लो सिक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ लिवर हेपेटिक सेल्स के हैं। ये डाइजेस्टिव जूसेस है, इनका मेजर वर्क क्या होता है, अब इनका कंपोजिशन, इनमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। एवरीवन यू कैन कीप राइटिंग, जिनको भी आंसर्स आ रहा है यू कैन कीप राइटिंग। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन लिटिल बिट अबाउट बाइल जूस। तो अभी इनके बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या है। बाइल जूस में मेजर सॉल्ट्स इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन बेस्ड सॉल्ट्स इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, इनका एल्कलाइन मीडियम बहुत जरूरी है, तो कार्बोनेट, डिसॉल्व फॉर्म ऑफ कार्बोनेट आयंस यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। उसके अलावा पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ये पिगमेंट्स नॉर्मल हिपेटिक हेल्थ को डेडिकेट करते हैं। इनका सर्टेन प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट ये डेडिकेट करता है कि हिपेटिक जो हेल्थ है वो सही हो रही है, नहीं लिवर हेल्थ। ये जो नाइट्रोजन बेस्ड सॉल्ट है, इनका मेजर फंक्शन होता है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। एमल्सिफिकेशन का मीनिंग है लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में या सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना। तो जो भी लार्ज फैट्स, हम जो भी फैट कंज्यूम करते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं, मतलब वो बहुत बड़े हेवी मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स हैं। उनके में अब ये जो बाइल जूस है, इसका काम क्या है, इसके साथ रिएक्ट करके इसे स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एमल्सिफिकेशन, जो कि फर्दर फिर ये स्मॉल फैट जो है फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है जब उसका प्रॉपर डाइजेशन होगा तब। बट लिवर का काम है सिर्फ और सिर्फ एमल्सिफिकेशन। अभी फिलहाल एमल्सिफिकेशन, स्लोली फिर आगे आगे बढ़ता जाएगा, जो भी काइल है वो आगे बढ़ेगा तो उसका फिर फैटी एसिड में कन्वर्शन हो जाएगा। ओके, चलो लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। ओके, 7th का सी सबने कहा है, 8th का ए। लेट मी हाईलाइट। Okay, Sanvi saying 8th ka B. So I'm highlighting both part. Okay, 9th D and 10th C. Okay, 11th also C. Okay, what about 12th? Okay, Tharbu received your answer. Shall we discuss? फर्स्ट 7th क्वेश्चन जो है, पहली चीज सुक्रेज यानी सुक्रोज को कन्वर्ट करेगा। सो सुक्रेज इज अ नेम ऑफ एंजाइम। अभी जो सुक्रेज कंपोनेंट है उसको बोलते हैं डायसैकेराइड, यानी दो सैकेराइड्स मॉलिक्यूल से बना है। अब कोई भी डायसैकेराइड अगर खुद को कन्वर्ट करेगा तो मोनोसैकेराइड में ही कन्वर्ट करेगा, एंड दैट आंसर इज गोइंग टू बी बी, क्योंकि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों ही मोनोसैकेराइड्स है, क्योंकि आपका एंड प्रोडक्ट इज दैट।
हमेशा कभी भी डाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा या कन्वर्जन्स के बारे में पढ़ा तो आपने यही देखा है कि सबसे लोएस्ट फॉर्म या स्मॉलेस्ट यूनिट में उसे कन्वर्ट होना है। कार्बोहाइड्रेट के केस में स्मॉलेस्ट यूनिट इज गोइंग टू बी ग्लूकोज, कुछ केसेस में फ्रुक्टोज प्रेजेंट होते हैं, बट दोनों सेकेराइड्स है यानी सिंगल मॉलिक्यूल है। वैसे ही लिपिड अगर हुआ तो स्मॉलेस्ट वन इज द फैटी एसिड, प्रोटीन हुआ तो स्मॉलेस्ट वन इज द अमाइनो एसिड, अगर न्यूक्लिक एसिड है तो स्मॉलेस्ट फॉर्म उसका न्यूक्लियोसाइड और टाइड फॉर्म्स है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सो ऑलवेज पे अटेंशन की क्या कह रहे हैं। सुक्रेज इज द नेम ऑफ एंजाइम, तो उसको किसे कन्वर्ट करना है इनटू सुक्रोज। सुक्रोज डाइसैकेराइड है, इंटरमीडिएट स्टेज है, इसीलिए उसे अब अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। हेंस आंसर इज बी। देन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर इज बी, लैक्टियस। मतलब वो पूछ रहे हैं कि फैट डाइजेस्ट होने के बाद वो एब्जॉर्ब किस तरीके से होगा। ब्लड स्ट्रीम में वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता, वो वाया लिम्फेटिक सिस्टम एब्जॉर्ब होता है। लिम्फेटिक सिस्टम को ही लैक्टियल्स कहते हैं। वी हैव ऑल डिस्कस्ड अबाउट इट। तो क्या होता है कि वो मिमिक करते हैं इस तरीके से कि लिम्फेटिक सिस्टम में जाके फिर वो अपना एंट्री वाया लिम्फेटिक सिस्टम टू ब्लड वेसल्स करवाते हैं। डायरेक्टली उनका ब्लड में एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्म। देन क्वेश्चन नंबर 9th इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 10th is also correct. Okay, now let's consider question number 11th. Horse, rabbit, hares, cellulose get digested in the cecum. Actually, उनका cecum में digest होता है, not in the appendix. Because they have that kind of enzymes. उनके regular digestive system में वो enzymes हैं. Now, question number 12th आ जाओ, जिसका आंसर किसी ने भी नहीं किया। So 12th मोस्टली क्या पूछ रहे हैं कि टायलिन इज इनएक्टिवेटेड बाय अ कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस नोन एज HCl। आंसर इज डी। अब टायलिन होता क्या है, नॉर्मली टायलिन का कॉमन नेम है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज मींस जो सलाइवा में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, जिनका मेन काम है कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को डाइजेशन इनिशिएट करवाना। तो इसीलिए आपका मेन डाइजेशन माउथ में इनिशिएट हो जाता है। जैसे ही स्टमक में जाता है तो टायलिन का काम खत्म हो जाता है, क्योंकि अब प्रोटीन बेस्ड जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, उनको डाइजेस्ट करवाने की बारी है, तो वो एक्टिवेट होंगे। तो HCl क्या करता है, पेप्सिन, रेनिन इनको एक्टिवेट करेगा और पैरेलली टायलिन यानी सलाइवरी अमाइलेज को डीएक्टिवेट करेगा। एवरीवन अंडरस्टूड? Okay, someone has said, Janvi has said 12th, 13th A. Okay, so you answered 13th one also. Okay, let me show you next. Then we have few minutes till 17 आप आंसर कर सकते हो. After that we'll move to the 10th standard. Okay, Aditya also said, sorry, Shubham said 13th A. Aditya is saying 14th C. Okay, 15th and 17th are A and B respectively. Someone is saying 14th D. Okay, let me highlight 14 for you. Okay, 16th C. चलो one by one let's discuss these questions also. कौन से सही है और कौन से नहीं। अगर कोई करेक्शन है, किसी को कोई और लग रहा है, so you can do that also. अगर आपको ऐसा लग रहा है तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। So the right answer is A. So which teeth of human are used for tearing food? Of course canines बने इसलिए, that's why उनका pointy end होता है for the sharpness, ताकि उसकी वजह से क्या हो सके, आप piercing कर पाओ और उसको tearing कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 14,
का आंसर सी है, दैट इज करेक्ट. सो सी इज द करेक्ट आंसर एंड डी इज द रॉन्ग आंसर. अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं माल्टोज गिव राइज टू 2 मॉलिक्यूल्स. अगेन माल्टोज भी एक डाइसैकेराइड फॉर्म है एंड डाइसैकेराइड फॉर्म होने की वजह से जो उसका फाइनल प्रोडक्ट होगा दैट विल बी द मोनोसैकेराइड. और अगर वो मोनोसैकेराइड है मतलब ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होना है. अगेन सेम लॉजिक. क्वेश्चन नंबर 15th का ए, दैट इज करेक्ट. क्वेश्चन 16th also correct and 17th also correct. Any doubt? 17th क्वेश्चन ही अब फिलहाल के लिए आपके लिए फिलहाल रख रही हूँ. अब क्या करना है, अब आपके लेवल 2, अभी इसमें हार्डली 3 और क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है एंड लेवल 2 में 15 क्वेश्चन इस चैप्टर के. तो ये पूरा एमसीक्यू आपका सॉल्व हो जाएगा. सो योर होमवर्क फॉर दिस चैप्टर, जो भी बचा कुचा इंफॉर्मेशन है या प्रैक्टिस है, जस्ट फिनिश ऑल द एक्सरसाइजेस फर्स्ट चैप्टर का यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का. जितने भी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जस्ट गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो. हो सकता है फिर से और कोई डाउट्स हो तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में आपके पुराने सेशंस या टॉपिक्स के भी डाउट ले सकते हो. देयर इज नो कंपल्शन कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा कुछ और नहीं होगा या स्ट्रिक्टली वही चैप्टर होगा. इनकेस कोई और डाउट आता है वो भी आप बोल सकते हो. सो इतना करो, दैट इज योर होमवर्क एंड 9th स्टैंडर्ड प्लीज कोप अप विथ ऑल द होमवर्क्स. अगर आप नहीं करोगे देन आई हैव टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस. तो अगर स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लेने, आपको स्मूथली सारी क्लास रखनी है, देन डोंट पुश मी नाउ. तो आप क्या करो, पहले तो सारे होमवर्क्स कैचअप करो. नेक्स्ट क्लास में आई थिंक आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर इज स्केलेटल सिस्टम. तो सेकेंड चैप्टर सीरियल ऑर्डर से जाते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, स्केलेटन सिस्टम रिसेंटली किया है तो नॉलेज फ्रेश है, तो वहां से हम शुरुआत करते हैं. दैट वी विल डू. सो नेक्स्ट चैप्टर में स्केलेटन सिस्टम पढ़कर आओ, कोई डाउट है वो लेकर आओ एंड आई विल ब्रिंग क्वेश्चंस. तो हम सारा का सारा सिचुएशन वहीं पे सॉल्व कर लेंगे. चलो दैट्स इट फॉर टुडे. बाकी बच्चे क्विकली स्विच टू द अनदर लिंक. 9th स्टैंडर्ड को इनकेस कंटिन्यू करना है जस्ट टू लिसन टू द टॉपिक यू कैन डू. 10th स्टैंडर्ड के जितने ही बच्चे हैं प्लीज स्विच टू द अनदर लिंक.